नमस्कार, यूएसएन उर्दू खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। एक कहानी सुनाता और फिर बताऊंगा कि वो कहानी क्यों सुनाया मैंने। एक खेत में एक पेड़ पर बाज पक्षी ने घोंसला बनाया और उसमें अंडा भी दी उसने, और उसके बाद वहाँ से निकल गई। लेकिन तूफ़ान के कारण वो पेड़ नीचे गिर गया। पेड़ नीचे गिरने से घोंसला भी नीचे गिरा और इत्तेफाक से, खुशनसीबी से, वो घोंसला एक घास की ढीक पर जाके गिरा, जिस वजह से वो अंडे को कोई हानि नहीं हुई। किसान ने ये सब देखा। किसान ने उसको उठाकर उसके पास जो मुर्गियाँ थी और वो अंडे देती थी, उसके बीच में ये अंडा भी रख दिया, ये सोचकर कि मुर्गी के अंडों के साथ फूटते ही ये पक्षी भी बाहर आए। और ऐसा ही हुआ। मुर्गी उसको सेकने लगी। कुछ समय के साथ वो अंडा फूटने लगे। अंडा फूटने के बाद फिर उसमें से पक्षी निकले। मुर्गी ने अपने बच्चों को अपने संस्कार दिए और साथ साथ में इस बाज पक्षी को भी वही संस्कार दिए जो मुर्गियों के संस्कार है। लेकिन बाज पक्षी को हमेशा ऊंची उड़ान भरने की आदत थी, या फिर उसके अंदर हेरिडिटी जीन्स थे, वो उड़ना चाहता था वो, लेकिन उड़ नहीं पाया, क्योंकि जब वो उड़ने की कोशिश करता था तब मुर्गी उसको डांट डपट के उसको अपने संस्कार याद दिलाती थी। नतीजा ये हुआ कि वो उड़ सकता था लेकिन उड़ नहीं पाया और ज़िंदगी भर ग्राउंड या ज़मीनी स्तर पर ही रह गया। कुछ ऐसी हालत हमारे देश में कई सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स के हैं। उनके पास इमेंस टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट को दर्शाने का, टैलेंट को दिखाने का उनको मौका नहीं मिलता, और नतीजा ये है कि वो ज़मीनी स्तर पर ही रह जाते हैं। आज ऐसे ही एक मेहमान हमारे बीच मौजूद है। इनका नाम है जनाब अकरम खान, जो कि आर्मी में रह चुके हैं, और आर्मी के बाद इन्होंने कई सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स में, खासकर रनिंग और एथलेटिक्स में नाम हासिल किया। क्या है एग्जैक्टली और उनमें कितना टैलेंट आज भी भरा है, 57 साल के, लेकिन आज भी उनमें वो टैलेंट है और आज भी एक इच्छा शक्ति है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, जानना चाहता हूँ, इससे पहले कि हम स्पोर्ट्स की बात करें, और आपने जो रिकॉर्ड्स क्रिएट किए वहाँ पर स्पोर्ट्स में, खासकर एशिया, साउथ एशिया गेम्स में, मैं जानना चाहता कि आप आर्मी में थे। आर्मी में क्यों जाना हुआ? शौक़ था या पहले से? मैं सर आर्मी में पहले से, बचपन से मुझे शौक़ था, क्योंकि मेरे घर के पास कंटोनमेंट एरिया है, ऊँट कारखाना कामठी, गार्ड ट्रेनिंग सेंटर का एक लॉन्ग रेंज है जहाँ फायरिंग चलती है। उस देहात का, छोटे से गाँव का रहने वाला हूँ मैं। उस गाँव में 50 साल ना लाइट आया, ना बिजली आया, ना पंखा आया, कुछ नहीं था। और आज भी वहाँ पर रोड कच्चा है सर। पूरी दुनिया में रोड है, लेकिन हमारे ऊँट कारखाना जंगल एक ऐसा देहात है, जो पुरानी बस्ती है मेरी, वहाँ आज भी रोड नहीं है सर। कंटोनमेंट की तरफ से इजाज़त नहीं मिलती रोड बनाने के लिए। दूसरी बात, कुछ लोगों ने मेहनत करके, रिपोर्ट करके किया तो वहाँ पर लाइट आ गई, नल आ गया, लेकिन आज भी रोड कच्चा है। दूसरी बात, मैं वहाँ से पढ़ के निकला रब्बानी स्कूल कामठी से। निकलने के बाद मुझे खुशी थी आर्मी ज्वाइन करने की। मैं गया आर्मी में, आर्मी ज्वाइन कर दिया। 23 अक्टूबर 1984 को मैं आर्मी ज्वाइन किया। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर बेलगाम, जो कर्नाटक में उपस्थित है, वहाँ मराठा रेजिमेंट का ट्रेनिंग चलता है। वहाँ हमेशा 1000-1500 बच्चे हर साल ट्रेनिंग पाते हैं, और वहाँ से ट्रेनिंग पा के इंडिया की सेवा के लिए बाहर निकल जाते हैं। वैसे मैं 84 में वहाँ भर्ती हुआ 23 अक्टूबर को, और 85 एंडिंग में मेरा कसम परेड हो गया। फिर 1986 में मैं बेलगाम सेंटर कर्नाटक से मेरी पोस्टिंग आ गई ऐसे सिपाही करके। बॉर्डर पर जाना है बोले सब सिपाहियों को। तक किस बॉर्डर पे? ये कश्मीर बॉर्डर पे जाना है, उड़ी सेक्टर, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पूरा बर्फ़ है। वहाँ पर 28,000-30,000 फुट के ऊपर बर्फ़ में हमको वहाँ जाके रहना पड़ता है। तो हम यहाँ से पहले गए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से हमको 4 दिन 5 दिन लगता है हमारे को बारामूला उड़ी सेक्टर पहुँचने के लिए। वहाँ 2-2 दिन का हमको ट्रांजिट कैंप मिलता है। हर दिन वहाँ का आबो हवा, क्लाइमेट शूट करने के लिए हमको 2-2 दिन मिलते हैं। वहाँ रह चेंज करते करते आगे जाना पड़ता है। जैसे हम बॉर्डर पे पहुँचते हैं बर्फ़ के इलाके में, फिर वहाँ पर हमको 8 दिन 10 दिन का रेस्ट मिला। वहाँ बटालियन में ज्वाइंट हो गए। हमारा जो बटालियन था 18 मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर, जो था हमारा बारामूला उड़ी सेक्टर में, हम 18 मराठे में ज्वाइन कर दिए। वहाँ 10-15 दिन रहे। वहाँ से हम क्वार्टर मिल गया, बेटा तुम लोग को बॉर्डर पर जाना है, पाकिस्तान बॉर्डर पर। तो हम बोले सर हम जाएंगे। बोले खुश है? बोले हाँ सब खुश है, हम जाने के लिए तैयार है। हमको वहाँ से भेजा गया। तो हमको वहाँ से बॉर्डर पर जाने के लिए 6 दिन लग गए साहब। अच्छा। हर दिन जाते थे, 30 से 40 किलोमीटर चलते थे बर्फ़ में, वहाँ रुक जाते थे। वहाँ ट्रांजिट कैंप मिलता है रास्ते में 2-3। एक जगह नाश्ता होगा, फिर दोबारा लंच होगा, खाएंगे, फिर रात होगी तो वहाँ रुक जाएंगे। फिर दूसरे दिन वहाँ से निकलेंगे, फिर 10-15 किलोमीटर चलेंगे, फिर वहाँ ट्रांजिट कैंप रुक जाएंगे। ऐसा करते करते 1 हफ्ते में हम वहाँ पर अपनी लोकेशन जो था बारामूला उड़ी सेक्टर में, वहाँ से हम बॉर्डर पे पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद हमने 6 महीना बॉर्डर पर निकाला।
वहाँ से निकालने के बाद फिर हमको नीचे वापस आना पड़ा। फिर हर थोड़ा थोड़ा दिन में दूसरे आदमी को भेजते रहते, एक इकट्ठा रखते नहीं वहाँ ज़्यादा दिन बर्फ़ में। एक्सीडेंट बहुत होता है, बर्फ़ की स्लाइडिंग होती है, आदमी गिरता है, कोई टूट फूट होती है, इस कारण से। फिर वहाँ से हम नीचे आए, तो नीचे आने के बाद हमको कंटिन्यूस 2 साल रहना पड़ा, 86, 87। उसके बाद 2 साल के बाद हमारी पलटन वहाँ से मूव हो गई पंजाब, गुरदासपुर में। गुरदासपुर में 100 ब्रिगेड में। तो हम वहाँ पर आए, आने के बाद हमसे पूछा गया वहाँ इवेंट्स कौन से करते हैं, क्या है। हमने बोला हम एथलेटिक्स करते हैं, रनिंग करते हैं। तो हमको 10 किलोमीटर रनिंग में डाल दिया गया। हम 10 किलोमीटर रनिंग किए, वहाँ क्वालिफाई कर लिए। उसके बाद कंपनियों में गेम चलते थे, जैसे बॉक्सिंग हो गया, बास्केटबॉल हो गया। तो मुझे बॉक्सिंग और बास्केटबॉल गेम में डाल दिया, हिस्सा लेना पड़ा। तो वहाँ हमने कंपनियों में खेला और बटालियन में खेला, बस उसके आगे नहीं गया। क्यों? कि बर्फ़ में 2 ही 3 बटालियन रहती, ज़्यादा लोग रहती नहीं, फीस्ट एरिया नहीं था, बर्फ़ का इलाका था। वहाँ 2 साल में जो 1-2 बार खेले। उसके बाद हम आ गए पंजाब में। फिर पंजाब में वहाँ गेम चलते हैं, सिटी में वहाँ तगड़ा गेम चलता है। वहाँ कंपनी होता है, फिर बटालियन होता है, फिर ब्रिगेड होता है, फिर ड्यू होता है, फिर कमांड होता है, फिर सर्विसेज होता है। ऐसा स्टेप बाय स्टेप गेम चलते हैं। तो हम नए नए बच्चे थे, हमको थोड़ा सीखने का शौक़ था। हम सिर्फ कंपनी में और बटालियन तक हमें थोड़ा सा 2-3 गेम खेलते थे बस, बाकी आगे नहीं पहुंच सकते थे। नया नया था, खिलाड़ी था, जो पुराने खिलाड़ी थे आगे निकल जाते थे, हम रुक गए। उसके बाद 2 साल के बाद अचानक हमारी पलटन की बदली आ गई कि भाई कोई नए बच्चे जाना चाहते हैं, कि अब पलटन ओपन हो रही दूसरी। हमको वहाँ से 18 मराठे 26 मराठा में पोस्टिंग होना पड़ा। कहाँ पर? बेलगाम सेंटर में। अच्छा, दोबारा दूसरा पलटन रेजिंग हो रही थी, नई पलटन, कर्नाटक सेंटर बेलगाम। तो वहाँ चले गए। वहाँ जाने के बाद हमको 26 मराठा लाइट इन्फेंट्री में हमको वहाँ इन्वॉल्व कर लिया गया। अब वहाँ उस 18 मराठे से हमको 26 मराठे का हमारा सिक्का लग गया। हम 26 मराठे के जवान हो गए। फिर वहाँ 26 मराठे में गए। तो 26 मराठे में जाने के बाद हमको टुकड़ी होता है सर, 26 टुकड़ी होते हैं। हाँ, हर बटालियन में तकरीबन 750-800 आदमी होता है, एक रेजिमेंट पलटन में। उसमें से हर कंपनी के 40-40 जवान होते हैं। ऐसी 5-6 कंपनियाँ होती है। उसके बाद हेडक्वार्टर अलग होता है। फिर जो मोटर का विभाग होता है, RTL, ये सब विभाग अलग अलग होते हैं। हम वहाँ गए तो फिर वहाँ से जो एक बार 26 मराठा में चले गए, फिर कंटिन्यूस हम 19 साल तक मराठा रेजिमेंट में रहे। वहाँ से हमारे को एक बार सिर्फ पोस्टिंग हुआ था RR का, 2 सालों भी कश्मीर में। कश्मीर में पोस्टिंग हुआ था हमारा पूछ रिजोरी चलास मंडी, पंजाब हिल नंगी टेकड़ी, RR करके। तो वहाँ गए, वहाँ पे बर्फ़ में बहुत दिन निकाले हमने, वहाँ अच्छा काम किए। उग्रवादियों के चक्कर में थे हम लोग, गए थे बॉर्डर के ऊपर, बहुत रेकी करते थे हम लोग। रात भर 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे का अम्बुस पेट्रोलिंग करते थे, वहाँ रहते थे। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि हम सही सलामत वहाँ से वापस आ जाते थे। जी। इस दौरान कुछ मौका मिला सर लड़ने का इन आतंकवादियों के साथ या दुश्मनों के साथ? वो अपने बॉर्डर में वो अपना गश्त करते थे, हम अपने गश्त करते थे। RR में था उस टाइम पर। फिर हम आतंकवादियों की बात कर रहा हूँ। आतंकवादियों की, हाँ, नहीं सर, हमारे टाइम पे ऐसा मौका भी नहीं मिला। फिर दोबारा हमारी पलटन गई 96, 97 में कारगिल में, 26 मराठा। उस टाइम पे हमारी बटालियन इन्वॉल्व थी। उस टाइम पे थोड़ा सा कुछ 19-20 हुआ, थोड़ा सा लड़ाई में कुछ हमारे हाथ आदमी कुछ मरे, कुछ उनके मरे। उसके बाद फिर हमारी पलटन चेंज हो गई। फिर दूसरी बटालियन आई वहाँ पर। हमको वहाँ 6 महीने रहने का मौका मिला। लेकिन कारगिल में, लेकिन हमारे को उस हादसे से हम बचकर आ गए वापस, सही सलामत जिंदा वापस आ गए। उसके बाद आने के बाद फिर हम लोग इधर नीचे आए। फिर वहाँ से आने के बाद मेरा पोस्टिंग हो गया इधर राजस्थान में आए। राजस्थान में आए और हम फिर राजस्थान में कुछ दिन रहे। फिर दिल्ली RD परेड किया हमने 3 बार मराठा जी की तरफ से, 6-6 महीने की आगे रिपब्लिक डे परेड, उसमें हमने हिस्सा लिया। उसके बाद हमने फिर वहाँ पर गया, गुजरात गया, गुजरात में भी रहे। गुजरात में हमने वहाँ पर अच्छा बॉक्सिंग किया, बास्केटबॉल किया, गेम किया, वहाँ अच्छा नाम कमाया हमने वहाँ से। फिर वहाँ से पोस्टिंग हो गई हमारी भटिंडा में रहे। वहाँ पे भी स्पोर्ट्स किया। वहाँ हमारी रनिंग होती थी 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर तो BPT डेली का हमारा प्रोग्राम रहता था। PT BPT हर दिन डेली चलता 5 किलोमीटर। उसमें मैं सबसे आगे नंबर 1 पे रहता था। और जो शुरू से था वही टाइम मेरा 16-16.5 मिनट का मेरा टाइम ही था 5 किलोमीटर का, BPT हो चाहे PT हो। इंडियन आर्मी में मराठा में मैंने एक छाप छोड़ा था, 26 मराठा में और 18 मराठे में, कि मेरे से आगे किसी को नहीं निकलने दिया। और आज 57 साल की एज में भी मैं दौड़ रहा हूँ, किसी को आगे नहीं जाने देता हूँ। ये ईश्वर का, मालिक का, अल्लाह की देन है और फिर मेरी मेहनत है, फिर सभी लोगों की मेरा आशीर्वाद, दुआ सबका लेके चलता हूँ साथ में मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दूसरी बात यह है कि कामठी के अंदर कुछ बच्चे हैं, उन बच्चों को मैं ट्रेन करता हूँ। जैसे कि अभी 1 महीना हो गया मुझे तेजस संस्था से जुड़ी हुई। तेजस संस्था ऐसी है, वो बच्चों को ट्रेन करती है।
उन्होंने बोला खान साहब आप बोले इतना एशिया खेलने गए 2 बार 3 बार एशिया खेल के आए, तो बोले हमारे बच्चे को ट्रेन करो। तो मुझसे कहा गया कि बोला थोड़ा सा हमारे बच्चे को ट्रेन करना, तेज करना है, जो बच्चे आर्मी में, पुलिस में, नेवी में, एयरफोर्स में भर्ती होना चाहते हैं। तो मैंने उनको बोला यस मैं ट्रेनिंग करूँगा आपके बच्चे को। तो मैं अभी सर जाता हूँ डेली 1-1.5 घंटा 2 घंटा डेली सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक तेजस संस्था के बच्चों को मैं ट्रेन करता हूँ जी। और मैंने उनको कहा है कि मैं बच्चों को इस तरह क्वालिफाई कर दूंगा कि वो अपने आने वाले समय में आर्मी की, पुलिस की भर्ती में क्वालिफाई होकर पास होकर अपना इंडिया का नाम रोशन करे, भर्ती होए और गेम में हिस्सा ले और आगे बढ़े। मेरे तरफ से मैं सब बच्चों को शुभकामना देता हूँ सर जी। और वो बच्चे आगे टैलेंट होकर आगे निकलेंगे और जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। मैंने भी सर आर्मी में हमेशा नंबर 1 पे रहा। मैं आर्मी में बॉक्सिंग में भी कुछ दिन निकाला, बास्केटबॉल में निकाला, एथलेटिक्स में निकाला। और वहाँ से जब मैं रिटायरमेंट आया 2019 में, नहीं 2003 में रिटायरमेंट आने के बाद मुझे फॉरेस्ट की नौकरी मिली, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट महाराष्ट्र स्टेट नागपुर सिविल लाइन में, रामगिर रोड पर। वहाँ पर मुझे 17 साल हो गए नौकरी करते करते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो भी गेम होते हैं उस गेम में जाता हूँ मैं, तो बस वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नाम के लिए लड़ता हूँ मैंने कसम खा रखी है कि जब तक मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रहूँगा हर साल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए 8, 10, 12 मेडल दूंगा, गोल्ड, सिल्वर, ब्रांज जो भी मुझे मिलते हैं। तो मालिक का करम है, ऊपर वाले का, कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मिलते हैं और हमेशा 8-10 गोल्ड मेरे पास हर साल रहते हैं। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को मेरा सत्कार करता है, कुछ 10-20 हज़ार रुपये इनाम देते हैं, कुछ मेरे को प्रमाण पत्र देते हैं और 3-4 पेपर में मेरा फोटो डालते हैं। और जब मैं चाइना गया था तो हमारे प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट महाराष्ट्र स्टेट नागपुर श्री भगवान साहब करके थे 2017 में, उन्होंने चाइना जाने के लिए मेरा पूरा जाने का, आने का, एयर का, टिकट का, खाने का, बस का, रहने का पूरा बंदोबस्त श्री भगवान साहब ने मुझे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से दिया था। और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ वो भगवान साहब जहाँ भी रहे वो भगवान की तरह एक किस्म के बहुत देवता आदमी थे। और मैं उनका हमेशा शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने उनकी वजह से आज मैं देश विदेश चला गया, मेरा तो नाम रोशन हुआ, मेरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नाम रोशन हुआ, उसके साथ साथ मैंने पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। और आज मैं काठमांडू में जाके जो आया नेपाल में जी। तो मैंने 1 गोल्ड और 1 सिल्वर की कमाई करके जो लेके आया हूँ मैं, उससे पूरे इंडिया को मेरे प्रति बहुत गर्व है और रहेगा। और मैं चाहता हूँ जब तक मेरी 3 साल सर्विस और बची हुई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर, तो मैंने सोचा है कि मैं अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नागपुर के लिए जितना हो सके अच्छे से अच्छा कामयाबी करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नाम ऊंचा करूं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए लड़ूं और विदेश जाऊं और विदेश से इंडिया का नाम रोशन लेके, इंडिया का फ्लैग का इज्जत लेके जाता हूं और इंडिया के इज्जत के लिए मैं खेलता हूं। और आगे भी जब तक मेरी सर्विस है उम्र के 60 साल तक खेलूंगा और इसी तरीके से मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का और अपने इंडिया का नाम रोशन करूँगा। बहुत बढ़िया। और साथ साथ में मैंने जो आर्मी का नाम रोशन किया है, बेलगाम ट्रेनिंग सेंटर में 2017 में जब मैं गया था, हमारे कर्नल साहब जो थे मुत्तफा साहब करके, डिप्टी कमांडर बेलगाम सेंटर कर्नाटक में, उन्होंने मेरे को सत्कार किया, बुलाया, बोला जब भी आप रिटायरमेंट हो तो बोले हम आपको एज ए इंडिया कोच करके बेलगाम सेंटर में कोच की नौकरी देंगे। उन्होंने वादा किया है। बहुत बढ़िया। और 26 मराठा के जावेद साहब जो थे उन्होंने मुझे बुलाया सेंटर में, 20,000 रुपये दिया, सत्कार किया। और उन्होंने मेरे को मेरे टैलेंट देखने के लिए, एग्ज़ाम के लिए 2 महीने के लिए APS सेंटर कामठी में 4 बच्चे मेरे पास भेजे थे कि बोले इन बच्चों को ट्रेन करना है आपने और हम देखेंगे अगर बच्चे पास होते हैं तो फिर हमको नौकरी पक्की है, समझ लो आपकी कोच की। तो जो 4 बच्चे आए थे वो चारों बच्चों ने ब्रिगेड, ड्यू और कमांड में सभी में उन्होंने प्राइज हासिल कर लिया। तो बुला के मेरा सत्कार किया और मेरा सत्कार तो किया ही किया, मेरे फैमिली बच्चों को बुलाया, 4 दिन वहाँ रखा गेस्ट के तौर पे, बहुत घुमाया फिराया, सेवा किया, आने जाने का पूरा खर्चा पूरा आर्मी वाले ने, मराठा रेजिमेंट ने उठाया मेरा जी। चाइना गया उस टाइम पे भी मेरी बहुत मदद की बेलगाम ट्रेनिंग सेंटर ने और 26 मराठा मेरे साथ है। और मैं मेरे मराठा रेजिमेंट का बेलगाम सेंटर कर्नाटक का बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अभी जस्ट मैं जहाँ नौकरी कर रहा हूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में PCCA साहब जो है और जो मेरे जितने भी अधिकारी साहब है, तो मैं सर अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हमारे लेमई साहब है स्पोर्ट्स कोटे में, उन्होंने मेरे को उत्साह किया और बोला खान जाओ हम आपके पीछे हैं। और उन्होंने मेरे को पूरा नेपाल काठमांडू जाने आने का खर्चे का पूरा वादा किया है और मेरे को वो निधि मंजूर कर दिया है। शायद थोड़ा दिन में वो निधि मुझे मिल जाएंगी।
ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है और मेरा सत्कार होता है। और अभी उन्होंने बोला है पेपर में भी देंगे, आपका सत्कार करेंगे और शायद मेरा सत्कार थोड़ा दिन में हो जाएगा साहब। और मैं चाहता हूँ इसी तरीके से मैं आगे कामयाबी करता रहूँ और इंडिया का नाम रोशन करता रहूँ। और मैं चाहता हूँ कि इंडिया के नाम के लिए मैं लड़ूँ, खेलूँ और इंडिया का नाम रोशन करूँ। और साथ ही साथ जो मेरे पास बच्चे ट्रेनिंग पाते हैं उनको भी मैं हौसला अफजाई दे के उनको ट्रेन करके आगे ऐसा नुमाइंदा बनाऊँ कि जो पूरे इंडिया में नाम रोशन करे। बस मैं चाहता हूँ कि हमेशा इंडिया का झंडा ऊपर रहे, आबाद रहे। बस इंडिया के गर्व के लिए लड़ता हूँ और लड़ता रहूँगा जब तक मेरी सांस चल रही है और जब तक मेरी आँख खुली है। जब तक मैं जिंदा रहूँगा तो ये काम करता रहूँगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। आपकी बातें सुनकर 3 सलाम ठोकता हूँ मैं। सलाम नंबर 1 इसलिए क्योंकि आप भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। जी सर। सलाम नंबर 2 इसलिए कि आप मिलिट्री में और आर्मी के प्रति हम सब लोगों के मन में बहुत बड़ी इज्जत है। बहुत गर्व है सर आर्मी के बारे में। जी, और थर्ड आपके जो करतूत है, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको देखकर एक तीसरा सैल्यूट भी मारता हूँ। जी सर। बहुत बढ़िया कहा आपने, आपके लाइफ को बहुत सुंदर तरीके से समझाया आपने। जानना चाहता हूँ कि आर्मी से आप स्पोर्ट्स से जुड़े हैं। जी। तो स्पोर्ट्स में आपने पर्टिकुलर रनिंग के लिए ही क्यों चुना? बाकी भी स्पोर्ट्स थे? बाकी स्पोर्ट्स भी थे लेकिन रनिंग का जो मेरा टाइमिंग है, स्टैमिना है, वो बहुत बेस्ट रहा। आर्मी में भी मेरा 5 किलोमीटर जो बीपीटी होती है वो आज तक मेरा किसी ने रिकॉर्ड ब्रेक नहीं किया। मेरा 16 मिनट का टाइमिंग है बीपीटी का, फिजिकल का, आर्मी के अंदर में। जी। वो रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा अभी आज तक मेरा। नेपाल में साउथ एशिया स्पोर्ट्स आयोजित किया गया काठमांडू में। जी सर। तो वहाँ किस किस्म के अनुभव रहे, किस किस्म की प्रैक्टिस करते हैं आप लोग और कैसे किस किस्म के कॉम्पिटिटर्स हैं आपके साथ प्रतिस्पर्धा जो था? मैं जब से फॉरेन डिपार्टमेंट में आया तब से मैंने मास्टर गेम चॉइस कर लिया, क्योंकि ओपन गेम होते हैं 18 साल से लेकर 30 साल 40 साल तक, लेकिन मास्टर गेम जो होते हैं 35 साल से शुरू होते हैं और वो 90 साल तक चलते हैं। 90 साल तक? 90 साल तक। तो मैंने सोचा है जब तक मैं जिंदा रहूंगा इस मास्टर गेम से जुड़ा रहूंगा। तो वो 400 मीटर्स का जो गोल्ड जीता उस वो अनुभव हमको और हमारे दर्शकों को ज़रूर सुनाइएगा आप। जी सर, मैंने आज से कम 4 साल हो गए मुझे, 2016 से 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20 में तो गेम नहीं हुए कोरोना की वजह से, 19 में गेम हुए थे। तो कंटिन्यू 4 साल मेरा रिकॉर्ड है। 400 मीटर में हमेशा मैं गोल्ड मारता हूँ। वाह। क्योंकि मेरा स्टैमिना इतना अच्छा है कि मैं 200 मीटर 250 मीटर सबको साथ में लेके चलता हूँ और 150 मीटर की एनर्जी रख के लास्ट में उठा लेता हूँ मैं। वाह। ये टेक्निक सिखाया आपको किसी ने? ये टेक्निक मैंने खुद अपने आप सीखा है सर, आर्मी के अंदर में रहते रहते। क्योंकि हमारे आर्मी में बोलते हैं जब भी कहीं भी चलना है एनर्जी को बचा के रखो, एनर्जी कब तुम्हारे काम में आ जाएंगी। जब मैं 400 मीटर भागता हूँ तो 200 से 250 तक साथ में चलता हूँ सभी के। 150 मीटर की एनर्जी रखता हूँ क्योंकि क्वालिफाई करके मुझे उठाना पड़ता है और मुझे गोल्ड चाहिए। और गोल्ड के लिए मैं जूझता हूँ, लड़ता हूँ, लड़ाई करता हूँ और आगे भीड़ देके कोशिश करता हूँ आगे निकलने के लिए। लेकिन किस्मत का साथ होता है तो मैं आगे निकल जाता हूँ। तो 4 साल से कंटिन्यूस मेरे जो 400 मीटर के पर गोल्ड लगते हैं। जी, हैरानी इस बात की हो रही है सर मुझको कि आपने कहा कि आपने 400 मीटर गोल्ड जीत लिया, लेकिन 200 मीटर्स में आप सिल्वर जीते। तो 200 मीटर तो 400 मीटर से ज़्यादा इजी है, फिर उसमें सिल्वर क्यों हासिल किया? उसमें ऐसा है सर कि प्रैक्टिस का भी थोड़ा सा होता है और कुछ कंप्यूटर जैसा तगड़ा हो जाता है। सभी कंप्यूटर एक जैसे नहीं होते हैं, 19-20 होते हैं। कहीं मेरे में थोड़ा सा 19 आ गया होगा, थोड़ा सा मेरे रिदम में थोड़ा सा कमी आ गई, थोड़ा सा भागते समय में थोड़ा पैर नहीं चले सही तरीके से, क्योंकि 400 मैंने पहले गोल्ड मार लिया था। अच्छा, 200 में थोड़ा कंटिन्यूस उसके बाद ही था, कंटिन्यूस था। इसीलिए थोड़ा मसल के में थोड़ा सा आ जाता है, बॉडी में थोड़ा एक्सर्शन हो जाता है। इस कारण से थोड़ा सा 19-20 होता है। अच्छा। और फर्स्ट सेकंड थर्ड में मुश्किल से 1 फीट 2 फीट का अंतर रहता है बस। फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्वालिफाई सभी कर जाते हैं, लेकिन टाइमिंग में थोड़ा सा आगे पीछे होने से फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाता है। जी। आने वाले समय में कोशिश करूंगा मैं भी अभी पूरे गोल्ड मारूं। जी। नेक्स्ट कंपटीशन कहाँ होने वाला है? नेक्स्ट कंपटीशन मुझे अभी कंफर्म हुआ है, एक तो महाराष्ट्र के अंदर में गोवा में, और दूसरा यूपी में होने वाला है, सुनने में आया अभी 1.5 महीने के बाद। तो अभी से अपने प्रैक्टिस शुरू कर दी? मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दिया हूँ रेगुलर ही। और शायद आपको 1 महीने के बाद मैं इसी चैनल में आके दोबारा 4 गोल्ड लाके दिखाऊंगा, 100, 200, 400, 800। अल्लाह आपकी तमन्ना पूरी करे सर। आमीन आमीन सर। जी जी। और मैं पक्का लाऊंगा और आपको दिखाऊंगा, फिर आप खुद मुझे बोलेंगे खान साहब जुबान रखे अब। हमारा जो है आपने वादा किया था, आपने उस वादे से आप अटल होकर आप 4 गोल्ड लेके आए। दोबारा आप मुझे मेरे को इस टीवी चैनल पर आप डालोगे और मैं दोबारा 1.5 महीने के बाद आपसे आके मिलूंगा। जी। और मैं अल्लाह से यही दुआ करूंगा कि दोबारा आके इंडिया का नाम रोशन करके 4 गोल्ड लेके आऊँ मैं, 100, 200, 400, 800 मेरा बेस्ट रहता साहब। जी सर, एक पूछना चाहता आपसे, जैसे आपने ये जो जीता है, कई सारे प्राइवेट लोगों ने आपको स्पॉन्सर किया और बाद में आपको वो जाने का मौका मिला, लेकिन क्या अपेक्षाएं हैं आपकी कि गवर्नमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट की तरफ से कहीं ना कोई या कोई पालक मंत्री की तरफ से इस किस्म का हेल्प मिले आपको? मुझे सर हर साल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब, नागपुर डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब है, हर साल मुझे 10,000 रुपये बख्शिश देते हैं
क्योंकि बोले कि आप ही इंडिया का अकेला फौजी है बोले नागपुर डिस्ट्रिक्ट का, हाँ। जो आप अकेले आते हो मेरे पास बख्शिश लेने के लिए, बाकी कोई फौजी नहीं आता है। आप रिटायरमेंट हो गए 20 साल हो गए, फिर भी बोले आप हर साल मेरे से 10,000 रुपये लेके जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि 2-4 आदमी आए पैसा लेने के लिए, कोई आता नहीं। तो बोले आपके पास इतना स्टामिना कैसा रहता है? तो मैंने उनको ये जवाब दिया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को कि साहब मेरा रेगुलर प्रैक्टिस रहता है और मैं हमेशा देश के लिए लड़ता और लड़ता ही रहूँगा जब तक मेरी सांस चल रही है। हाल ही में नेपाल में आपने 22, 23, 24 सितंबर 2021 में, अभी की बात कर रहा हूँ, 15 दिन पहले की बात है, आपने पार्टिसिपेट किया और गोल्ड और सिल्वर लेके आए। तो किस किस्म के साउथ एशियन गेम्स में किस किस्म के फॉरेन प्लेयर्स जो है, दूसरे देशों के प्लेयर है, उनके मुकाबले आपकी तैयारी कैसी रहती है? या आपको लगता है कि उनको ज़्यादा सुविधाएं मिलती है और आपको कम सुविधाएं मिलती है? ऐसे कुछ महसूस हुआ कभी? स्पोर्ट्समैन को जो खिलाड़ी होता है वो हर खिलाड़ी चाहता है कि मैं नंबर 1 पे रहूं और सबसे आगे आऊं। ये तो सभी चाहते हैं, हर इंसान चाहता है, हर इस आदमी का चाहता है। फिर आपके अंदर वो कौन सा एक्स फैक्टर है जिस वजह से आप फर्स्ट आ जाते हो? मुझे ऐसा है कि सर मैं हमेशा रिदम को बना के रखा है। मेरा रिदम जो है पहले 20 साल आर्मी से बना हुआ है सर। जो आर्मी में मैंने पहले 20 साल निकाल दिया वो मेरा रिदम बना हुआ है। आर्मी में हमारा 12 किलोमीटर रनिंग होता है सर, क्रॉस कंट्री जिसको बोलते हैं जी। और डेली का हमारा 5 किलोमीटर का आर्मी में जो पीटी और फिजिकल होता है बीपीटी, इसकी वजह से मेरा रिदम बहुत पक्का बना हुआ है सर। कोई रात के 12 बजे वाले खान साहब 5 किलोमीटर दौड़ना है तो मैं पैदल दौड़ लेता हूँ सर 5 किलोमीटर। अच्छा, मतलब वो रिदम को आपने रिदम पकड़ बना के के रखा है सर, मेरा रिदम बना हुआ है जी। मेरे को आज 84 से दौड़ते दौड़ते कम से कम 35 से 40 साल हो गए सर जी। मैं दौड़ता हूँ और दौड़ ही रहा हूँ और आगे भी जब तक मेरी सांस चल रही है तो दौड़ता ही रहूंगा सर मैं जी। ये आपकी दृढ़ निश्चय है। जी हाँ सर, मेरी नहीं। सर वेदर की बात करेंगे, मौसम की बात करेंगे, क्योंकि आप इंडिया में रहते हो तो मौसम अलग है, नेपाल में गए तो वहाँ मौसम अलग है, जापान में, चाइना में गए तो मौसम अलग है, कंडीशंस अलग रहते हैं, वहाँ पर पिच अपने ग्राउंड कंडीशंस अलग रहते हैं। इन सबको आप इतने जल्दी कैसे एडजस्ट कर लेते हो? वहाँ सर हमारे को 2 दिन मिलता है सूटेबल सीट होने के लिए, तो उसका वेदर का हमको थोड़ा सा लेना पड़ता है सोल्यूशन। अगर जैसे वहाँ ज़्यादा ठंडा है तो वहाँ हमको गर्म कपड़े पहन के रहना पड़ता है सर। गर्म क्लोथिंग हम साथ में लेके जाते हैं जहाँ ठंडा इलाका रहता है तो जी वहाँ। और जहाँ गर्म इलाका है तो वह गर्म इलाके हम एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने राजस्थान के अंदर में 45 डिग्री सेल्सियस में रेती में हमने दिन निकाला हुआ है। गर्मी का बहुत हमको ये है, जूझते हम लोग गर्मी में फौजी आदमी। राजस्थान के अंदर बर्फ में भी आप जूझते? हाँ, बर्फ में भी। हाँ, -28 डिग्री, -30 डिग्री, -35 डिग्री तक हम लोग ने बर्फ में रहा है। सियाचिन ग्लेशियर, कारगिल, लेह लद्दाख, JNK में मैं 3 बार 2-2 साल करके निकाला मैंने JNK के अंदर में। मेरी हाई एल्टीट्यूड की 3 सर्विस है सर जम्मू कश्मीर की। जी सर। जी सर, एक और पूछना चाहता आपसे मैं, जैसे आप गए एक कंपटीशन जो एशियन गेम्स में हुआ उसमें आपने पार्टिसिपेट किया, उन खिलाड़ियों से आपने कुछ सीखा या आपने उनको कुछ सिखाया? क्योंकि प्लेयर ही होता है, स्पोर्ट्समैन वो सिर्फ गेम तक रहते वो लोग, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी, बाद में तो फिर वो मित्र हो जाते। जी हाँ। लेकिन सर हमने सोचा है जिंदगी में मैं जहाँ भी जाता हूँ अपने एक भाई की तरह सबसे मिल के रहता हूँ, चाहे कोई भी देश का हो, चाहे कोई भी कंट्री का आदमी हो, मैं एक भाईचारा रखता हूँ सर। और मेरी जबान थोड़ी सी मैं मीठी चलाता हूँ, सबके साथ भैया दादा बस बोल के रहता हूँ, मीठा रहता हूँ। और मेरा एक उसूल है सर कि मैं अपने सिद्धांत पे चलता हूँ, कभी भागते समय रनिंग में किसी को धक्का नहीं देता हूँ, किसी को टचिंग नहीं करता हूँ और किसी की लाइन पर नहीं आता मैं। मतलब फाउल नहीं है? हाँ, फाउल नहीं करता मैं, किसी को मतलब मैं नुकसान नहीं देता हूँ। अपने स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ बस मैं। और मैं चाहता हूँ गिरोड की इज्जत करो तो गिरोड हमारी इज्जत करता है। सबसे पहले जाता हूँ मैं गिरोड को, मातृभूमि को चूमता हूँ सर, उसको सलाम करता हूँ मैं। उसके बाद मैं रनिंग करता हूँ। सबसे पहले गिरोड को प्रणाम करता हूँ, उसकी इज्जत देता हूँ, उसको सलाम करता हूँ, गिरोड को, उस मिट्टी को चूमता हूँ जिस गिरोड में जाता हूँ। तो मेरा ये उसूल है सर जी। तो उस गिरोड की जो मिट्टी है जिस देश की भी हो, वो मुझे उस इज्जत प्रदान करती है और उस इज्जत की प्रदान की वजह से आज मुझे मेडल मिलता है सर जी। मैं जहाँ भी जाता हूँ सम्मान से रहता हूँ सर जी। कोई दुखद घटना या कोई एक्सीडेंट्स के बारे में इस दौरान, आप जब सर्विस में थे या स्पोर्ट्स में आ गए? एक बार सर्विस में मैं था 26 मराठा में, JNK में, तो मैं आम्निशन लोड करके भेज रहा था कारगिल में। उस टाइम लड़ाई के दौरान मुझे कहा गया, खान आप जाइए मैगजीन से आम्निशन लोड करके फटाफट भिजवाइए जी। नए बच्चे थे, 8 बच्चे, वाईएस बोलते जिसको, यंग सोल्जर, जो ट्रेनिंग करके आते कसम खा के जी। भटिंडा में था मैं, भटिंडा से मेरे को आम्निशन भेजना था बॉर्डर के ऊपर। तो मैं आम्निशन भेज रहा था, रात के 12, साढ़े 12, 1 बज गया था। उस दौरान बच्चे सब थक गए थे, कोई ऐसे नींद में झूम रहे थे, सो रहे थे। मैं बोला बेटा आप आराम करो, आप लोग 4 बच्चे, और 4 बच्चे नीचे से मुझे आम्निशन पकड़ाओ। मैं ऊपर चढ़ता हूँ। हमारे पास एक आर्मी का शूज होता है, जूता जिसको बोलते हैं, एंकल शूज होता है चमड़े का, उसमें 13 कील रह गई रहती है। वो कील वाला शूज पहन के मैं गलती से ऊपर चढ़ गया छत के ऊपर गाड़ी के, और वो कोहरा जिसको बोलते हैं, शबनम जिसको बोलते हैं, दौ गिरती है,
वो शबनम गिरी थी रात में बारिश की, उससे टीन का पतरा पूरा गीला हो गया ओस से, कोरे शबनम से, और मेरा पैर स्लिप हो गया। स्लिप होने के बाद मैं ऊपर से 14 फीट की हाइट से नीचे गिरा, तो मेरे कमर का जॉइंट हिल गया था, रिस्ट की हड्डी में प्रॉब्लम आ गया था। तो मैं 42 दिन तक दवाखाने में एडमिट रहा। उसके बाद मैं ठीक हुआ, तो कुछ दिन मेरे को आराम मिला, 4 महीने 5 महीने 6 महीना। उसके बाद मैं धीरे धीरे ठीक हुआ। फिर दोबारा मैंने अपने यूनिट को मतलब जाके फिर अपना मैंने वर्क किया। वैसे एक बार हादसा हुआ था मेरा। फिर दोबारा 2013 में जब मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जा रहा था मैं चंद्रपुर खेलने के लिए, चंद्रपुर में गया मैं, मेरा नेशनल सिलेक्शन था, तो स्टेट का जो गेम हुआ चंद्रपुर में, चंद्रपुर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में गया मैं, तो मेरा 100 200 400 और रिले में चारों में मैंने फर्स्ट मार दिया। मैं रात को खुशी खुशी वहाँ से वापस आया कामठी। मेरे को बोले दूसरे दिन आपको निकलना है वहाँ से गोवा के लिए, अच्छा, नेशनल खेलने के लिए। हाँ। तो मैं आ रहा था इंदौर चौक पे, आने से एक चौक पहले मेरे को वहीं पर किसी कार वाले ने मार दिया तो मेरे कपूला टूट गया, कपूले के 4 टुकड़े हुए हड्डी के। उसके बाद फिर मुझे उसी दिन मैं किट लेके जा रहा था खेलने के लिए, तो फिर मैंने किट वहीं ऑफिस में रख दिया। फिर दोबारा शाम को वापस आया, डॉक्टर ने बोला इसको बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर मैंने आर्मी में फ़ोन किया कामठी में, आर्मी वाले बोले नहीं अब स्पोर्ट्स मैंने खिलाड़ी हम बिना ऑपरेशन के आपका ठीक करेंगे। तो जो सिविल जज जिसने मारा था वो भी डॉक्टर था स्पेशलिस्ट, उसने मेरे को इलाज करवाया और बोला आप हमारा कंप्लेंट मत कीजिए, हम आपको खड़ा करने की जवाबदारी देते हैं। वो डॉक्टर इतना अच्छा मिला मेरे को बेचारा, जिसने मुझे मारा था उसका बेटा भी डॉक्टर था और उसका जो पोता था वो भी डॉक्टर था। अच्छा। बाप बेटा पोता तीनों डॉक्टर के कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि बोले आप हमारी इज्जत रख लीजिए, हमारे बाप को दाग नहीं लगना चाहिए पुलिस का। तो मैंने उसकी इज्जत बचाने के लिए मैंने बोला ठीक है मैं कंप्लेंट नहीं करूँगा, लेकिन आप मुझे सिर्फ खड़ा कर दीजिए, हाथ ठीक कर दीजिए। उन्होंने एक्सेप्ट किया, 3 बार 4 बार मुझे गाड़ी से लेकर गया दवाखाने में, मुझे बहुत खुशी हुआ। ऐसे नेक बंदे बहुत कम मिलते हैं, समझदार डॉक्टर। उस डॉक्टर ने मेरी इज्जत किया, लेके गया, लाया, इलाज करवाया। और बाद में जब मैं ठीक हो गया तो मुझे घर पे लेके गया बुला के, तो मुझे 10,000 रुपये दिया इनाम बख्शीश के तौर पे कि देखो आप इतने अच्छे आदमी हो, इतने अच्छे खिलाड़ी हो, इतना होने के बाद भी आपने मुझे कोई कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं किया, और आज आप खड़े हो गए, अब हम आपको बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो मेरे को बख्शीश दिया। उसके बाद मुझे बोला कि खान साहब दोबारा अगर आपको कोई भी ज़रूरत पड़े पैसे की आना, लेकिन मैं दोबारा नहीं गया। क्यों? कि उसका स्वभाव बहुत अच्छा देखा मुझे, उनके बेटे का भी, उनके परिवार का। तो मैंने बोला सर आपने जो भी किया मेरे लिए बहुत अच्छा किया और अल्लाह आपको ठीक रखे और दोबारा आपसे कोई गलती ना हो। और मैं बोला ठीक कर दिया आपने मुझे, ये बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ सारा। बोला आपके मैं आया और आज देखो सर फिर मैं दोबारा एशिया और नेशनल और इंटरनेशनल खेलने जा रहा हूँ। अल्लाह ने मुझे कामयाब कर दिया और भाग रहा हूँ। अल्लाह की मेहरबानी यहाँ पर। सर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे आता हूँ, और वो ये कि जैसे इस देश में, भारत में क्रिकेट को एक धर्म माना जाता है जी। और क्रिकेट को जो फैसिलिटीज़ मिलती है, क्रिकेट को जो सुविधाएं, जो पैसा, जो रौनक सब मिलती है, वो बाकी स्पोर्ट्स को नहीं मिलती है। नहीं मिलती। और आपके पास ना प्रॉपर ग्राउंड्स है ना ट्रैक्स है, फिर आप इसके बारे में गवर्नमेंट से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहोगे? हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अपने इंडिया के अंदर भी ऐसे 2-3 सिंथेटिक ग्राउंड बन जाए अच्छे वाले। और नागपुर डिस्ट्रिक्ट में भी अभी यूनिवर्सिटी में शायद सुनने में आ रहा है कि यूनिवर्सिटी में जो अपना नागपुर रविनगर में बन रहा है, हाँ। सुनने में आ रहा, मुझे बहुत खुशी हो रहा है। हाँ। अगर सिंथेटिक ग्राउंड बन गया और अगर मुझे ऐसा समय मिला तो मैं खुद वहाँ प्रैक्टिस करूँगा और मैं चाहूँगा कि 100-200 बच्चों को ट्रेन करके मैं आगे इंडिया के लेवल के लिए तैयार करूँ। ये मेरी शुभकामना है और मैं इच्छा से उन बच्चों को फ्री सेवा दूंगा, ये मेरा वादा है सर। फ्यूचर प्लान्स क्या है सर आपके? मेरा फ्यूचर प्लान्स ये है कि मैं आगे आर्मी से रिटायरमेंट होने के बाद भी मैं फॉरेस्ट ज्वाइन किया और फॉरेस्ट में रिटायरमेंट होने के बाद 60 साल के बाद मैंने सोचा है कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा इस स्पोर्ट कोटे में, मैं मास्टर गेम में 90 साल तक जब तक जिंदा रहूँगा तब तक खेलते रहूँगा। और आने वाले भविष्य में जितने भी बच्चे मेरे पास आएंगे ट्रेनिंग के लिए, उनको ट्रेनिंग देके इंडिया का अच्छा भविष्य दिला के अच्छा आदमी बनाने की कोशिश करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि अपने नागपुर डिस्ट्रिक्ट में 1-2 और सिंथेटिक ग्राउंड बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा साहब जी। मैसेज क्या देना चाहोगे सर आपको? खासकर आपको मिलिट्री का अनुभव है, आर्मी का, स्पोर्ट्स का अनुभव है और कई सारे लोगों से मुलाकात हुई आपकी, इस बेसिस पर आप युवा वर्ग को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं युवा वर्ग को ये मैसेज देना चाहूँगा आज की तारीख में कि जो मान सम्मान, इज्जत, शोहरत मिलती है सिर्फ ओनली फॉर इंडियन आर्मी में मिलती है। और इंडियन आर्मी का सोल्जर जो भी काम करता है सिर्फ देश के लिए तहे दिल से मर मिटने को तैयार होता है। और फौजी जवान हमेशा सर पे कफन बांध कर चलता है। जब घर छोड़ता है तो वो अपने माँ बाप, भाई बहन, चाचा मामा, ताऊ, दादा दादी सबको छोड़ देता है। सिर्फ उसके दिल में एक ही गर्व होता है कि मैं देश के लिए आया हूँ, देश की बाढ़ को संभालने के लिए आया हूँ, देश की सेवा करने के लिए आया हूँ। वो देश की सेवा के लिए लड़ता है और देश के लिए बलिदानों को शहीद होता है। इसलिए देश में
सबसे ज़्यादा मान सम्मान मिलता है तो फौजी को मिलता है। जी। और मैं चाहता हूँ कि फौजी को जितना सम्मान मिले उतना कम है। और फौजी हमेशा देश के लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए, निछावर करने के लिए सदैव तैयार रहता है। और मुझे आज भी फक्र है, गर्व है कि आज अगर मुझे बोला जाएगा अकरम खान आप देश में लड़ाई चल रही है, आप जाओगे, मैं बोलूँगा सर तुरंत जाऊँगा, मुझे वारंट दीजिए, मुझे आदेश दीजिए, मैं जाके पाकिस्तान, बांग्ला, चाइना जिस देश में भेजेंगे मैं जाने के लिए, लड़ने के लिए तैयार हूँ। इस देशभक्ति की स्पिरिट के लिए फिर एक बार सलाम करते हैं हम यूसीएन की तरफ से आपको, और चाहेंगे कि आपके सारे सपने सच हो और आपकी वजह से युवा वर्ग जो है वो ही प्रोत्साहित हो और खेल में इंडिया का नाम रोशन करे। बहुत बहुत आमीन सर। धन्यवाद। मैं चाहूँगा, अल्लाह से दुआ करूँगा कि मुझे ऐसे कुछ बंदे मिल जाए जिनको मैं ट्रेन करके, क्वालिफाई करके आगे नेशनल, इंटरनेशनल में भेजूँ, ताकि उनके साथ साथ मेरा भी नाम चमके और पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करे बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।